भर भर आई और अखियाँ पिया बिन भर। एक ऐसी गायिका जिसने बचपन में ही संगीत की दुनिया में अपना कदम रखते ही लोगों का मन मोह लिया था। सजना साँझ भई आन मिलो सजना साँझ भई। वो मखमली आवाज की मलिका जिसे मलिकाए गजल के नाम से जाना जाता है और लोग उन्हें गजलों की रानी कहा करते थे। वो जो हम में तुम में करार था। वो गायिका जिसकी आवाज का जादू देश विदेश में लोगों के सर चढ़ बोलता था। लाखों लोग जिनके दीवाने थे। वही है लेकिन रोशनी जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उन्हें 13 साल की उम्र में एक राजा ने अपनी रानी बनाने का वादा कर एक बिन ब्याही मां बना दिया था। उलझ गए नैनुमा, झूले नहीं तुला। क्या आप सोच सकते हैं कि इनकी मां लखनऊ के एक प्रसिद्ध तवाइफ थी और पिता जाने माने वकील थे। उन्हें बचपन से मां ने पाल पोस कर बड़ा किया था। दीवाना बनाना है तो दीवाना बनाते। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इनके पति ने इनके गायन पर पाबंदी लगा दी थी, जिनके कारण ये मानसिक रूप से बीमार रहने लगी थी। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना। कौन थी वो गायिका? क्या था इनका पूरा नाम? उन्होंने कब और किस उम्र में गाना शुरू किया था? क्यों इनके पति ने ही उन्हें घर पर कैद किया था? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बनी रही है हमारे साथ। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं विजय पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीते जमाने की मशहूर गायिका बेगम अख्तर की। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था। अख्तरी बाई फैजाबादी या बेगम अख्तर को बचपन में अख्तरी नाम से बुलाते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनकी एक जुड़वा बहन भी थी जिनका नाम अनवरी था और वो 3 साल की उम्र में ही चल बसी थी। हालांकि बेगम अख्तर ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की और इनकी मां मुश्तरी बेगम लखनऊ की एक प्रसिद्ध तवाइफ थी। बेगम अख्तर के पिता असगर हुसैन, जो लखनऊ के एक सम्मानित वकील थे, उनकी परवरिश पूरी तरह से उनकी मां ने की थी। मुश्तरी बेगम अपनी बेटियों के जन्म से कुछ समय पहले ही लखनऊ से फैजाबाद चली गई थीं। यहाँ वो फैजाबाद के गुलाब बाड़ी इलाके में रहने लगी। अख्तरी को संगीत में गहरी रुचि थी। इनकी मां मुश्तरी बेगम ने जब अपनी बेटी को संगीत में गहरा लगाव देखा, तब उन्होंने कच्ची प्रतिभा को तराशने का फैसला किया। बेगम अख्तर तब 7 साल की हो चुकी थी। अख्तरी की सफलता में उनकी मां का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। 7 या 8 साल की उम्र में अख्तरी ने सारंगी वादक उस्ताद इमदाद खान से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। उस्ताद सखावत हुसैन खान, जो खुद एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, उन्होंने पटियाला घराने के उस्ताद अता मोहम्मद खान से अख्तरी को तामील लेने का सुझाव दिया। जब खान साहब ने इनकी रुचि ठुमरी, दादरा और गजल गायकी में देखी, तब उन्हें और प्रशिक्षित किया। कलकत्ता में उन्होंने मोहम्मद खान, लाहौर के अब्दुल वहीद खान और उस्ताद झंडे खान से शास्त्रीय संगीत सीखा। बेगम अख्तर को बचपन में प्यार से बिब्बी कहा जाता था।
13 साल की उम्र में बीबी को अख्तरी बाई के नाम से जाना जाने लगा था। उसी समय बिहार के एक राजा ने कद्रदान बनने के बहाने उनसे संबंध बना लिया। इसके बाद अख्तरी प्रेग्नेंट हो गईं और उन्हें छोटी सी उम्र में बेटी शन्नो उर्फ शमीमा को जन्म दिया। दुनिया के डर से इस बेटी को वो अपनी छोटी बहन बताया करती थी। बाद में दुनिया को पता चला कि ये उनकी बहन नहीं बल्कि बेटी है। 15 वर्ष की छोटी उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया था। लोग उनकी आवाज से बहुत प्रभावित थे। 30 के दशक में उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी फिल्मों के सभी गाने गाए। सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में उन्होंने शास्त्रीय गायिका की भूमिका निभाई। भर भर आई और अखियाँ। सन 1934 में कलकत्ता के अल्फ्रेड थिएटर में बिहार भूकंप पीड़ित के लिए धन जुटाने को एक संगीत समारोह आयोजित किया गया था। उस दिन अख्तरी को भी गाने का मौका मिला और उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया देखा। और दोस्तों, देखते ही देखते ये कार्यक्रम गजलों और दादरों का संगीत कार्यक्रम बन गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अख्तरी की आवाज को सुन मशहूर कवयित्री सरोजनी नायडू ने उनकी प्रशंसा की, जो दर्शकों के बीच बैठी कार्यक्रम देख रही थीं। बेगम अख्तर कलकत्ता जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई थी। उन्होंने तब मेगाफोन म्यूजिक कंपनी से एक डील साइन की और उनकी पहली रिकॉर्डिंग मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी के द्वारा की गई थी। उन्होंने फिल्म जवानी का नशा, जो 1935 में रिलीज हुई थी, नसीब का चक्कर 1935 में ही रिलीज हुई थी। इन फिल्मों में उन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए। साल 1942 में रिलीज हुई फिल्म रोटी में काम भी किया। हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। आप इन्हें रहने के लिए जगह और मिल में नौकरी दे दीजिए। और अगर मैं न दूं तो मैं इन्हें खुद नौकर रख लूंगी। दोस्तों, इसके बाद अगले 3 सालों तक उनके गाए गजल रिकॉर्ड रिलीज हुए, जिसमें प्रसिद्ध गजल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना मुख्य थी। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना। ये गजल एक बड़ी सफलता थी। ये गजल हिट होने के बाद अख्तरी बाई फैजाबादी तुरंत एक सनसनी बन गईं। दोस्तों, इनके फैंस के ऐसे किस्से हैं जो गजल को सुनकर सचमुच उनके दीवाने हो गए थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ में एक आदमी उन पर इतना फिदा हो गया था कि उसने घर के सामने दीवार पर कोयले से बेगम अख्तर का नाम लिख डाला था। प्रसिद्ध निर्देशक महबूब खान ने उन्हें रोटी फिल्म के लिए संपर्क किया। ये फिल्म साल 1942 में रिलीज हुई थी, जिसमें बेगम अख्तर ने 6 गजलें गाई थी। दुर्भाग्य से निर्माता और निर्देशक के बीच कुछ तनाव के कारण 4 गजलें हटा दी गईं। फिल्म को सभी ने खूब सराहा। दोस्तों, साल 1944 में उन्होंने लखनऊ के एक बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी की। शुरू में दोनों मतीन मंजिल नाम की एक बिल्डिंग में रहा करते थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अपनी शादी के बाद बेगम अख्तर को कुछ सालों के लिए घर में कैद होकर रह गई थीं, क्योंकि उन्होंने गजलों के कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया था। बेगम अख्तर के पति नहीं चाहते थे कि वो संगीत कार्यक्रमों में जाएं। मैं दरवाजा खोलने के लिए नहीं कह रही हूँ भैया। तो फिर क्या? ये लो, चुपके से जाकर दूसरे कमरे से टेलीफोन उठा ला। मैं अभी 5 मिनट में वापस कर। अपने एक इंटरव्यू में बेगम अख्तर ने अपने पति के बारे में कहा था कि मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और बताया, मुझे किसी भी कार्यक्रम या सभा में जाने की अनुमति नहीं थी। मैं उन दिनों के दर्द को भूल नहीं सकती। दोस्तों, साल 1948 में बेगम अख्तर के लिए ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ ने 1.5 घंटे का कार्यक्रम रिकॉर्ड किया। दोस्तों, रेडियो ने उन्हें एक सम्मानजनक मंच प्रदान किया। देश की आजादी के बाद यह राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रेडियो जनादेश बन गया था। ऑल इंडिया रेडियो की संगीत उत्कृष्टता की ग्रेडिंग प्रणाली में उन्हें ए ग्रेड में सम्मानित किया गया, जो हल्के शास्त्रीय संगीतकारों के लिए बड़े सम्मान की पेशकश थी।
इस प्रकार उन्हें आकाशवाणी लखनऊ और दिल्ली के माध्यम से संगीत की दुनिया में वापसी करने की सफलता हासिल हुई और उनकी आवाज पूरे देश में फैल गई। वह साल 1949 में गायकी की दुनिया में दोबारा लौट आई। बेगम अख्तर को प्रसिद्ध संगीत निर्देशक मदन मोहन ने 2 फिल्मों में गाने के लिए राजी किया और वो फिल्में थीं दाना पानी जो 1953 में रिलीज हुई थी और दूसरी फिल्म एहसान जो 1954 में रिलीज हुई थी। ऐ इश्क मुझे और तो कुछ याद और हमें दिल में बसा भी लो गाने बिल्कुल मधुर थे और सभी को पसंद आए। दोस्तों मुझे और तुम याद नहीं। सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में शास्त्रीय गायक की भूमिका थी। फिल्म में उनकी 6 गजलें शामिल थीं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण 3-4 गजलों को फिल्म से हटा दिया गया था। भर भर आई और आँखें। उन्होंने एक दिन का बादशाह, जवानी का नशा, नल दमयंती, मुमताज बेगम, अमीना, नसीब का चक्कर जैसी फिल्मों में एक गायिका की भूमिका निभाई। बेगम अख्तर एक मखमली आवाज वाली गजल गायिका थी और उन्हें मल्लिकाए गजल या गजलों की रानी कहा जाता था। उनकी अधिकांश रचनाएं स्वयं रचित और रागों पर आधारित थी। दोस्तों, बेगम अख्तर को मल्लिकाए गजल की उपाधि दी गई थी। उनकी क्लासिक गजलों और गीतों में अब के सावन घर आजा, मोरा बलम परदेसिया, हमारी अटरिया पे आओ, आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए हमरी अटरिया पे। दोस्तों, साल 1951 में पहला बड़ा सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम शंकर लाल महोत्सव दिल्ली में हुआ था। उसी वर्ष बेगम अख्तर की मां मुश्तरी बाई का निधन भी हो गया। अपनी मां को खोने के गम में बेगम अख्तर को बहुत भावनात्मक दर्द दिया। इससे पहले एक बार अपनी शादी के बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया था, लेकिन जब उनकी मां की मृत्यु हो गई तो वह इस बात से इतनी दुखी हो गई कि वह अपनी मां की कब्र पर बैठकर घंटों रोती रहती थी। साल 1961 में बेगम अख्तर को अखिल बंगाल संगीत सम्मेलन में गजल के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे उनके सबसे यादगार प्रदर्शनों में माना जाता है। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय उच्चायोग के विशेष निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया और कराची में गणतंत्र दिवस का गायन प्रस्तुत किया। साल 1963 में उन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की, जहां राजा ने उन्हें दिल खोलकर पुरस्कृत किया। साल 1967 में उन्होंने कार्यक्रम करने के लिए सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। साल 1969 में गालिब के शताब्दी समारोह में बेगम अख्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगीत कार्यक्रमों में से एक था, जहां उन्होंने गालिब की गजलों का एक के बाद एक गीत रिकॉर्ड जारी किया। बेहजाद लखनवी बेगम अख्तर के सबसे करीबी कवियों में से एक थे, करीबी इस हद तक कि उन्होंने उन्हें ध्यान में रखकर कविताएं लिखी। उनकी कविता दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे बेगम अख्तर की सफलता में बुनियाद रखी। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। गालिब, मीर, जिगर, फैज, कैफी, शकील और शमीम सहित उस दौर के कवि और गजल रूप के उस्ताद बेगम अख्तर के पसंदीदा थे। वह फिराक गोरखपुरी को बहुत पसंद किया करती थीं। दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे चर्चित जुड़ाव रामपुर के नवाब रजा अली खान से था बेगम अख्तर का, जो साहित्य और संगीत के पारखी थे। ऐसा माना जाता है कि वह अख्तरी से प्यार करते थे। उन्होंने बेगम अख्तर को लंबे समय तक रामपुर में रहने के लिए आमंत्रित किया था, जो उन्होंने किया भी। उन्होंने उसे स्थायी रूप से अपने दरबार में रहने के लिए मनाने की भी कोशिश की थी। हालांकि अख्तरी को एक स्थान पर बंधे रहना और केवल एक श्रोता के लिए गाना मुश्किल था और बेगम अख्तर एक दिन बिना किसी को बताए रामपुर छोड़कर चली आई। अख्तरी बाई अकेलेपन से बहुत घबराती थी। वो अपने होटल के कमरे में अकेले जाने से डरती भी थीं, क्योंकि अकेले में उन्हें पुरानी यादें घेर लेती थीं।
उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उन्हें सिगरेट की तलब इतनी ज्यादा थी कि रमजान में वो केवल 8 या 9 रोजे ही रख पाती थी। वो एक चेन स्मोकर थी। कहते हैं सिगरेट के कारण ही बेगम अख्तर ने पाकीज़ा फिल्म 6 बार देखी थी। दरअसल सिगरेट पीने के लिए उन्हें सिनेमा हॉल से बाहर जाना पड़ता था और वापस लौटने तक फिल्म आगे बढ़ चुकी होती थी। इस पर वो दोबारा फिल्म देखने जाती थी और इस प्रकार पूरी फिल्म 6 बार में देख सकी। बेगम अख्तर को उनके बहुत से शिष्य प्यार से अम्मी कहकर बुलाते थे। लखनऊ में रहते उन्होंने अपने शिष्यों को संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। उनकी कुछ प्रिय शिष्यों में एक शांति हीरानंद थी और उन्होंने बेगम अख्तर के साथ सबसे अधिक लंबा समय बिताया। वे व्यवहारिक रूप से लगभग 10 वर्ष तक बेगम अख्तर के साथ रहीं, जिसके बारे में हीरानंद ने अपनी पुस्तक में विस्तार से लिखा है। वह रोजमर्रा के घरेलू कामों में शामिल होती थी और बेगम अख्तर के घर में लगभग एक बेटी की तरह रहती थी। उनके बाद के छात्रों में प्रमुख रूप से रीता गांगुली और रेखा सूर्या शामिल है। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार पढ़ाने के लिए कभी शुल्क नहीं लिया। बेगम अख्तर की विरासत उनके निधन के 40 साल बाद भी जीवित है। 2005 में उनकी सबसे लोकप्रिय शिष्य शांति हीरानंद ने बेगम अख्तर के लिए एक किताब लिखी, स्टोरी ऑफ माय अम्मी, जो अपने गुरु को एक श्रद्धांजलि थी। उनकी शिष्या रीता गांगुली द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक ए मोहब्बत रिमिनिसिंग बेगम अख्तर 2008 में प्रकाशित हुई थी। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक एस कालिदास ने 1994 में एक वृत्त चित्र बनाया और 2009 में उन्होंने बेगम अख्तर लव्स वन वॉइस नामक एक पुस्तक भी लिखी। वर्ष 2014-15 को बेगम अख्तर शताब्दी स्मरणोत्सव के आधिकारिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। शताब्दी वर्ष की घोषणा के बाद से विभिन्न स्थानों जैसे संगीत नाटक अकादमी, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और अन्य देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने बेगम अख्तर के जीवन, कार्य और विरासत पर इस वेब पोर्टल को लॉन्च करने के साथ साथ हैदराबाद, भोपाल और लखनऊ में स्मारक उत्सव आयोजित किए गए। दोस्तों, 30 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में एक संगीत कार्यक्रम में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। उसके कुछ समय बाद बेगम अख्तर को दिल का दौरा पड़ा और 60 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपना अंतिम विश्राम स्थल बहुत पहले ही चुन लिया था। अपनी मां के कब्र की बगल में खूबसूरत आम के बगीचे में उनके पति अब्बासी साहब सहित कई प्रशंसकों और शिष्यों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनकी कब्र पर लिखा है बेगम इश्तियाक अहमद अब्बासी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको बेगम अख्तर के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर आप फिल्मी हस्तियों के किस्से कहानियों को सुनने का शौक रखते हैं तो हमारा एक और भी चैनल है जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां भी फिल्मी हस्तियों से जुड़े किस्से कहानियों को जान सकते हैं। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट विजय पांडे को इजाजत। नमस्कार।